नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा सेशन रहने वाला है वर्ल्ड ज्योग्राफी का। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। आज का सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों। किस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है? चाहे आप एसएससी, रेलवे, एसएलपीएससी, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी, एसआई, पीजीटी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों। तो सेशन को एक बार से दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर सेशन की। सेशन का पहला सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? कर्क रेखा भारत के किस शहर के पास से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन क्या है? इलाहाबाद, भोपाल, उज्जैन, इलाहाबाद। कर्क रेखा भारत के किस शहर के पास से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज इलाहाबाद। कर्क रेखा इलाहाबाद से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा की बात कर लेते हैं तो ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वे राज्य कौन कौन है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्लियर? यहाँ हम इसे चित्र में भी देखेंगे, क्योंकि चित्र देखने पर आपको पूरी तरह समझ में आने वाला है। ठीक है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है दोस्तों। सबसे पहला राज्य कौन होता है? गुजरात। उसके बाद राजस्थान का कुछ भाग लगता है यहाँ पर, आप देख रहे होंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा यहाँ बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। ये सवाल भी पूछता है परीक्षा में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 2, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है दोस्तों? फटाफट से आंसर करेंगे। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज बुध ग्रह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। क्लियर? बुध सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, सूर्य से सबसे निकटतम वाला ग्रह है। क्लियर? सूर्य की परिक्रमा यह कितने दिनों में पूरा करता है? 88 दिनों में करता है। इसका घनत्व कितना है? 5.427 ग्राम प्रति सेंटीमीटर। उपग्रह इसका कितने हैं? तो एक भी उपग्रह बुध ग्रह के नहीं है। मरकरी यानी बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। क्लियर? इसके उपग्रह कितने हैं? तो इसके एक भी उपग्रह नहीं है, और यह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है? 88 दिनों में करता है। क्लियर? शुक्र ग्रह की बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो यह सबसे गर्म ग्रह होता है। ठीक है, सूर्य से दूर होने के कारण भी ये गर्म क्यों होता है? तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक है। ठीक है, 97% यहाँ आपको देखने को मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। यही कारण है कि सूर्य से दूसरा ग्रह होने के बाद भी ये काफ़ी गर्म अवस्था में है। क्लियर? इसे भोर का तारा कहते हैं, शाम का तारा कहते हैं, भग्नि ग्रह भी इसे कहा जाता है। क्लियर? और यह सूर्य की परिक्रमा जो है कितने दिनों में करता है? 225 दिनों में यहाँ पर करता है। बुध की तरह इसका भी कोई उपग्रह यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। पृथ्वी की बात कर लेते हैं तो ये हमारा प्यारा पृथ्वी है। ठीक है, और इसका एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा है। ठीक है, और इसके 71% भाग पर आप सभी जानते होंगे पानी है, और 29% भाग पर क्या है? तो स्थल है। क्लियर? मास की बात कर लेते हैं तो इसे लाल ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। क्लियर? और इन चारों ग्रहों को आंतरिक ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है। क्लियर? और इसे पृथ्वी सदृश ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी के समान ही है। क्लियर? दोस्तों, एक प्रश्न ये भी पूछता है कि पृथ्वी की जुड़वां बहन किसे कहा जाता है? तो शुक्र को ही जुड़वां बहन कहा जाता है दोस्तों। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आकार और घनत्व में ये शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी के समान ही है। क्लियर? दोस्तों, यहाँ पर मंगल ग्रह और जुपिटर ग्रह के बीच आपको क्या देखने को मिलता है? एस्ट्रॉइड्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो एक सवाल ये भी बनता है, तो एस्ट्रॉइड्स जो है किन 2 ग्रहों के बीच आते हैं? ठीक है, तो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच
एस्टेरॉइड्स आते हैं। क्लियर। और जुपिटर, सैटर्न यानी शनि, यूरेनस और नेपच्यून किस ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है? तो इसे गैसीय ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है। इसे बृहस्पति ग्रह की श्रेणी में भी रखा जाता है, क्योंकि ये तीन जो ग्रह दिखाई देते हैं बृहस्पति ग्रह के समान है, गैसीय अवस्था में है। क्लियर। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था दोस्तों। कब किया गया था? 2006 में किया गया था दोस्तों। जुपिटर की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है। क्लियर। शनि ग्रह की बात कर लेते हैं, इस पर क्या देखने को मिलेगा आपको? इस पर वलय आपको देखने को मिलेगा, और शनि ग्रह का घनत्व जो है पानी के घनत्व से काफ़ी कम होता है। यही कारण है कि शनि जो है अगर पानी में इसे तैराया जाए तो क्या होता है? ये पानी में तैरने लगता है। क्लियर। सारी बातें क्लियर हो रही है ना यहाँ पे। यूरेनस की बात कर लेते हैं, तो इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। ठीक है। और प्लूटो को 2006 में ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी 2011 का सवाल है। यहाँ क्या कहता है? बृहस्पति ग्रह का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? सूर्य के द्रव्यमान का 10वां भाग, सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग, सूर्य के द्रव्यमान का 100वां भाग, सूर्य के द्रव्यमान का आधा। बृहस्पति ग्रह का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? फटाफट से यहाँ पर आंसर करेंगे। ठीक है। फटाफट से आंसर करेंगे दोस्तों। यहाँ पर 25 एमसीक्यू यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, और काफ़ी फटाफट तरीके से यहाँ पे हम लोग सेशन को करने वाले हैं। ठीक है। बृहस्पति ग्रह का द्रव्यमान लगभग कितना है? तो यह सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है। क्लियर। बृहस्पति की बात कर लेते हैं, तो यह सूर्य से 5वां ग्रह है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है। और किस रूप में है? एक गैसीय पिंड के रूप में है। इसका द्रव्यमान सूर्य के 1000वें भाग के बराबर होता है। और सौर मंडल में मौजूद अन्य 7 ग्रहों के कुल द्रव्यमान का कितना होता है? 2.5 गुना होता है। क्लियर हो रही है ना सारी बातें? चीज़ें समझ में आ रही है ना? चलिए इसके उपग्रहों की बात कर लेते हैं। तो उपग्रह कितने हैं? 79 है। ठीक है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गनीमेड है। अन्य उपग्रह भी हैं, यूरोपा और कैलिस्टो। ठीक है। परिक्रमण अवधि इसकी कितनी है? यह सूर्य की परिक्रमा 12 वर्ष में करता है। इसकी खोज किसने की थी? गैलीलियो गैलीली ने की थी, 1610 में की थी। ठीक है। और इसके वायुमंडल में किन गैसों की मात्रा है? हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की मात्रा अधिक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है दोस्तों? विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन का संबंध किससे है? विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन का संबंध किससे है दोस्तों? विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज कोलोराडो नदी से है। किससे है? कोलोराडो नदी से है। ग्रैंड कैनियन की बात कर लेते हैं, तो यूएसए में है। यूएसए के किस राज्य में है? एरिजोना राज्य में है। इसकी गहराई कितनी है? 1857 मीटर। इसकी खोजकर्ता कौन थे? होपी गाइड थे, जो स्पेनिश थे। किस वर्ष खोज की गई थी? 1540 में खोज की गई थी। ये क्या है? एक ग्रैंड कैनियन है। ठीक है। जो अमेरिका के एरिजोना राज्य में स्थित है। क्लियर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है? किसे प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है? किसे कहा जाता है दोस्तों? यहां पर आंसर कीजिए फटाफट। ठीक है। किसे प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है? यहां पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है। ज्वालामुखी की बात कर लेते हैं, तो ये क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर उपस्थित ऐसी दरार या मुख जिससे पृथ्वी के भीतर का लावा, गैस, राख आदि बाहर आते हैं, क्या कहलाते हैं? ज्वालामुखी कहलाते हैं। ठीक है। ये कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी या मृत ज्वालामुखी। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सक्रिय ज्वालामुखी को। तो सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहा जाता है दोस्तों? सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी उन ज्वालामुखी पर्वतों को कहा जाता है जिनमें अक्सर उद्गार यानी विस्फोट होते रहता है। क्लियर। वर्तमान समय में विश्व में सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या कितनी है? 500 है। सक्रिय ज्वालामुखी में आपको कौन कौन देखने को मिलेगा? इटली का एटना और एस्ट्राम्बोली। क्लियर। एस्ट्राम्बोली कहाँ है? भूमध्य सागर में है। सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। और एस्ट्राम्बोली को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। क्लियर।
विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन है दोस्तों? विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? ओजोस डेल सलाडो है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 6,885 मीटर इसकी ऊंचाई है। किस पर्वतमाला में स्थित है? एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। अर्जेंटीना और चिली देश की सीमा पर स्थित है। क्लियर? ये सवाल भी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, अब देख लेते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी को, डोरमेंट वोल्केनो को। ठीक है, तो प्रसुप्त ज्वालामुखी या डोरमेंट वोल्केन किसे कहा जाता है? ऐसे ज्वालामुखी जिसमें उद्गार एक बार होता है और पुनः उद्गार की संभावना नहीं के बराबर होती है, लेकिन क्या होता है, अचानक उसमें उद्गार पैदा हो जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? प्रसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण कौन है? इटली का विसुवियस। ठीक है, इसमें प्रथम उद्गार कब हुआ था? 79 ईस्वी में हुआ था। तीसरा ज्वालामुखी शांत ज्वालामुखी, एक्सटिंक्ट वोल्केनो होता है। ठीक है, ये क्या होता है? इसमें ऐतिहासिक काल से कोई उद्गार नहीं हुआ हो और जिसमें पुनः उद्गार होने की संभावना नगण्य होती है, ऐसे ज्वालामुखियों को क्या कहा जाता है? शांत ज्वालामुखी कहा जाता है, एक्सटिंक्ट वोल्केनो कहा जाता है। इसके उदाहरण कौन कौन है? को सुल्तान और देवबंद। ये कहाँ पाया जाता है? ईरान में। पोपा म्यांमार में, किलिमंजारो अफ्रीका में, छिम्बराजो दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, यदि आपसे पूछ ले दोस्तों कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन है? कौन है? एकांकागुआ है। किस पर्वतमाला पर स्थित है? एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 6,960 मीटर है। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्लियर? यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है दोस्तों? अग्निवलय द रिंग ऑफ फायर किसे कहा जाता है? अग्निवलय द रिंग ऑफ फायर किसे कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। किसे कहा जाता है? प्रशांत परिमेखला को कहा जाता है। दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि प्रशांत महासागर में ज्वालामुखी और भूकंप जो है लगातार आपको देखने को मिलता है। इन्हीं सक्रिय ज्वालामुखी और भूकंपों के कारण प्रशांत महासागर के चारों ओर एक क्षेत्र निर्मित होता है जिसे द रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। क्लियर? और पृथ्वी पर लगभग 75% ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, परिप्रशांत बेल्ट द रिंग ऑफ फायर में स्थित ज्वालामुखी को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जापान का माउंट फूजी द्वीप। क्लियर? अमेरिका का एल्यूसियन द्वीप, इंडोनेशिया में क्राकाटोआ द्वीप। ठीक है, ये सभी जो है रिंग ऑफ फायर में स्थित है। रिंग ऑफ फायर आपको देखने को मिल रहा होगा चित्र में दोस्तों, ये रिंग ऑफ फायर का क्षेत्र है। ठीक है, ये 5 प्लेटों के किनारे पर अवस्थित होती है। ठीक है, कितने प्लेटों के किनारे स्थित होती है? 5 प्लेटों के किनारे स्थित होती है। ठीक है, आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे नज़्का प्लेट, पूर्व में स्थित नज़्का प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा फिलीपींस प्लेट, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट। ठीक है, इन्हीं प्लेटों के सहारे दोस्तों ये रिंग ऑफ फायर जो है स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर एक और एशिया और दूसरी ओर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। निम्नलिखित में कौन सा महासागर एक और एशिया को तथा दूसरी ओर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर की एक ओर उत्तर अमेरिका और दूसरी ओर एशिया स्थित है, और यह विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर भी है। क्लियर? इसकी खोज किसने की थी? फर्नांडो मैगेलन ने की थी। कब की थी? 1519 में की थी। इसका क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं तो 16 करोड़, कितना? 16,52,50,000 वर्ग किलोमीटर है। औसत गहराई कितनी है? 4,280 मीटर, और गहराई की बात कर लेते हैं तो कितनी है? 10,911 मीटर। क्लियर? प्रशांत महासागर
ये दोनों और कौन है? उत्तर अमेरिका और एशिया। यानी एशिया और उत्तर अमेरिका को कौन अलग करता है? प्रशांत महासागर अलग करता है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8, सुंडा ट्रेंच कहाँ स्थित है? सुंडा ट्रेंच कहाँ स्थित है? सुंडा ट्रेंच कहाँ पर स्थित होना चाहिए दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज हिंद महासागर में स्थित है। सुंडा ट्रेंच को पहले किस नाम से जाना जाता था? जावा ट्रेंच के नाम से जाना जाता था। ये कहाँ पर स्थित है? सुमात्रा के पास हिंद महासागर में स्थित है। इसकी गहराई कितनी है? 8,152 मीटर। सुंडा ट्रेंच आपको देखने को मिल रहा होगा, ये आपका रहा सुंडा ट्रेंच। किस द्वीप के पास स्थित है? सुमात्रा द्वीप के पास स्थित है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, तुर्की के उत्तर में कौन सा सागर है? काला सागर, कैस्पियन सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर। तुर्की के उत्तर में कौन सा सागर है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, दैट इज काला सागर है। काला सागर क्या क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं, 4,36,000 वर्ग किलोमीटर, अधिकतम गहराई 2212 मीटर, जल का आयतन कितना है? 5,47,000 घन किलोमीटर। क्लियर। इसके पूर्व में जॉर्जिया और काकेशस पर्वतमालाएं हैं, पश्चिम में बुल्गारिया और रोमानिया, उत्तर पूर्व में रूस और यूक्रेन, दक्षिण में तुर्की, और तुर्की के उत्तर में कौन सा सागर है? तो दोस्तों काला सागर है। पूर्व से पश्चिम सबसे अधिक लंबाई कितनी है? 1175 किलोमीटर है। काला सागर कहाँ पर स्थित है? तुर्की के उत्तर में स्थित है। ठीक है। पूर्व में जॉर्जिया, उत्तर पूर्व में रशिया, उत्तर में यूक्रेन, उत्तर पश्चिम में रोमानिया, बुल्गारिया और दक्षिण में टर्की। ठीक है। आपको देखने को मिल रहा होगा एजियन सी, ये किस सागर का भाग है? मेडिटेरियन सी का भाग है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर 10, वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है। ऑप्शन ए सूर्य की सीधी किरणों से, बी पृथ्वी के विकिरण द्वारा, सी पृथ्वी के अंदर की उष्मा से, पृथ्वी की गति के घर्षण से। वायुमंडल किससे गर्म होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, पृथ्वी के विकिरण द्वारा वायुमंडल गर्म होता है। विकिरण किसे कहा जाता है दोस्तों? बिना माध्यम के जब उष्मा एक जगह से दूसरे जगह हस्तांतरित होती है तो इसे क्या कहा जाता है? विकिरण कहा जाता है। और विकिरण विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में विचरित करता है। क्लियर। चालन किसे कहा जाता है? सीधे संपर्क द्वारा उष्मा ऊर्जा का हस्तांतरण जब होता है तो इसे क्या कहा जाता है? चालन कहा जाता है। संवहन की बात कर लेते हैं तो पदार्थ की वास्तविक गति से जो उष्मा का संचलन होता है उसे क्या कहा जाता है? संवहन कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 11, प्रति चक्रवात की आकृति कैसी होती है? प्रति चक्रवात की आकृति कैसी होती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, गोलाकार होती है। कैसी होती है? गोलाकार होती है। प्रति चक्रवात की बात कर लेते हैं तो इसकी प्रकृति कैसी होती है? दोस्तों इसकी प्रकृति जो है चक्रवात से भिन्न होती है। इसके केंद्र में उच्च दाब होता है जबकि बाहर में निम्न दाब होता है। यही कारण है कि हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलती है। मौसम इसमें कैसा रहता है? मौसम साफ रहता है। ठीक है। प्रति चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल यानी क्लॉकवाइज चलती है, वहीं दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में चलती है यानी एंटी क्लॉकवाइज चलती है। क्लियर। इसकी चाल कितनी होती है? 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल होती है। आइए इसे चित्र से भी समझते हैं दोस्तों। तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा ये जो है प्रति चक्रवात की स्थिति को दिखाता है। प्रति चक्रवात में क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है। कहां पर? उत्तरी गोलार्ध में हवाएं जो है क्लॉकवाइज घूमती हैं। क्लियर। कैसे घूमती है? क्लॉकवाइज। और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमती हैं। क्लियर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 12, रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं? रेगिस्तान में बादल जो है अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
कम आर्द्रता के कारण नहीं बरसते हैं। रेगिस्तान में क्या होता है दोस्तों, वहाँ काफ़ी गर्मी पड़ती है, ठीक है, तो वहाँ दबाव कैसा होता है, दबाव कम होता है, और यह दबाव जो है ऊंचाई पर मौजूद शुष्क हवाओं को ज़मीन तक लाने का कार्य करती है। क्लियर। इस दौरान क्या होता है, सूर्य की किरणें जो है इन हवाओं की नमी को क्या करती है, खत्म कर देती है और उसे बहुत तेज गर्म कर देती है। नतीजा क्या होता है, वहाँ पर बारिश नहीं हो पाती है, जमीन शुष्क और गर्म हो जाती है और यह रेगिस्तान का रूप ले लेती है। इस तरह का रेगिस्तान आपको देखने को कहाँ मिलेगा, सहारा, अफ्रीका में सहारा, कालाहारी, अरेबियन पेनिनसुला में आपको मिलेगा अरब रेगिस्तान, और भारत का थार मरुस्थल, ठीक है, कम आर्द्रता के कारण बनी है। रेगिस्तान बनने का दूसरा कारण क्या है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। क्लियर। क्या है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। जब हवाएं इस तरह से चलती है और टकरा कर जो है दूसरी ओर नहीं जा पाती है और यहीं पे क्या कर देती है, बारिश कर देती है, ठीक है, तो इधर वाला क्षेत्र क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पर बारिश नहीं होगी तो क्या बनेगा, यहाँ पर मरुस्थल का रूप धारण कर लेगा। क्लियर। ऊंचे पहाड़ों की वजह से समुद्र से आने वाली हवा क्या होती है, रुक जाती है, और बादल भी वहाँ पर इसी कारण रुक जाते हैं और समुद्र के ऊपर ही बारिश कर देते हैं। जबकि पहाड़ों की दूसरी तरफ मैदान कैसा रहता है, शुष्क रह जाता है और वहाँ ठंडा या बर्फीला रेगिस्तान बन जाता है, जैसे चीन का गोबी रेगिस्तान। क्लियर। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। मिट्टी का निर्माण किन तत्वों एवं प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होता है। मिट्टी का निर्माण किन तत्वों एवं प्रक्रियाओं द्वारा पूरा होता है, भौतिक, रासायनिक, जैविक, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज उपयुक्त सभी के द्वारा यहाँ पर मिट्टी का निर्माण होता है। मिट्टी निर्माण में भौतिक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया और जैविक प्रक्रिया, ये तीनों प्रक्रिया शामिल होते हैं। क्लियर। सबसे पहले हम देखते हैं मिट्टी के विज्ञान को क्या कहा जाता है, पेडोलॉजी कहा जाता है। मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, पेडोजेनेसिस कहा जाता है। क्लियर। मिट्टी का निर्माण चट्टानों के टूटने से शुरू होता है। टूटने की प्रक्रिया वर्षा, बर्फ, हवा, ग्लेशियर और बहते पानी के कारण होता है। क्लियर। रासायनिक कारण नमी और वायु है, जो कि रासायनिक कारण है। विभिन्न रासायनिक यौगिक पानी में क्या करते हैं, घुल जाते हैं और घुलकर रासायनिक क्रियाएं करती हैं, जिससे क्या होता है, चट्टानें मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है। मिट्टी का निर्माण एक अन्य तरीके से होता है, जैविक तरीका, ठीक है। जैविक प्रक्रिया के द्वारा भी मिट्टी का निर्माण होता है। मिट्टी का निर्माण जैविक के सड़ने गलने से भी होता है। इसमें पेड़ पौधे की जड़ें, तने, पत्तियां, मृत जानवर और हवा और पानी की मात्राएं होती हैं। क्लियर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 14। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहा जाता है, सवाना, पंपास, प्रेयरी, वेल्ड। दोस्तों आपको वेल्ड कहाँ देखने को मिलेगा, अफ्रीका महादेश में देखने को मिलेगा। प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में देखने को मिलेगा। पंपास कहाँ मिलेगा, अर्जेंटीना में मिलेगा। और सवाना कहाँ मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा दोस्तों, सवाना आपको ब्राज़ील में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास फसलों को क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, पंपास कहा जाता है। क्लियर। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लानोज कहा जाता है, ठीक है, और यह उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। सिलवास कहाँ देखने को मिलेगा, ब्राज़ील में देखने को मिलेगा, विषुवत रेखा के निकट, ठीक है। कंपा घास का मैदान कहाँ देखने को मिलेगा, ब्राज़ील में, और यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित घास का मैदान है। ग्रान चाको घास का मैदान बोलीविया, पैराग्वे और अर्जेंटीना में देखने को मिलेगा, और ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कौन है, पंपास है, और यह कहाँ पर है, अर्जेंटीना में है। किस लिए प्रसिद्ध है, गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है। चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, यहाँ पर लानोस, ठीक है, वेनेजुएला में। क्लियर। सिलवास और ग्रान चाको आपको देखने को मिलेगा ब्राज़ील में, पंपास अर्जेंटीना में। क्लियर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक वर्षा का स्थान मासीन राम किस प्राकृतिक परिवेश में स्थित है, किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर
डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज मानसूनी प्रदेश में स्थित है। मासिनराम किस राज्य में स्थित है? मेघालय में स्थित है, खासी हिल्स जिले में स्थित है। क्लियर। और शिलांग से कितनी दूरी पर स्थित है? 60.9 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 11,872 मिलीमीटर यहाँ की वार्षिक वर्षा है। लेकिन 1985 में क्या होता है? सबसे अधिक वर्षा होती है। कितनी होती है? 26,000 मिलीलीटर यहाँ वर्षा हो जाती है। कब होती है? 1985 में। क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को एक बार से लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन है? विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन है? ऑप्शन नंबर बी कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ये मिलकर दुनिया के 63% उत्पादन करते हैं। इन 3 देशों के अलावा 1000 टन उत्पादन करने वाले देश कौन है? रूस, नामीबिया, उज्बेकिस्तान, चीन, यूएसए, यूक्रेन। क्लियर। नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? चियातुरा मैग्नीज सही सुमेलित है। क्रिवायरोंग लो एस के लिए प्रसिद्ध है। किरूना लो एस के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है। ठीक है। निकोपोल निकेल संबंधित नहीं है। निकोपोल किस लिए प्रसिद्ध है? मैग्नीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? मैग्नीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। निकोपोल किस लिए प्रसिद्ध है? मैग्नीज उत्पादन के लिए। नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 18। जूट उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम क्या है? यहां अवरोही क्रम और आरोही क्रम में दो क्रम होते हैं, अवरोही क्रम और आरोही क्रम। ठीक है। तो अवरोही क्रम में सबसे बड़ा को पहले देखा जाता है। ठीक है। बड़ा से छोटा की ओर हम ध्यान देते हैं। किसमें? अवरोही में। तो जूट उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम आपको बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले सबसे ज्यादा जूट उत्पादन कौन करता है? बांग्लादेश करता है, उसके बाद भारत करता है, उसके बाद चीन करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। विश्व में सबसे बड़ा जूट उत्पादक यदि आपसे पूछ ले कौन है? बांग्लादेश है। इसके बाद भारत का स्थान आता है, उसके बाद चीन का स्थान आता है। भारत की बात कर लेते हैं तो भारत में पश्चिम बंगाल सबसे अधिक जूट का उत्पादन करता है, बिहार दूसरे स्थान पर और असम तीसरे स्थान पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? संसार का सर्वाधिक चाय निर्यातक देश कौन है? यूपीपीसीएस 1998 का सवाल है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। संसार का सर्वाधिक चाय निर्यातक देश कौन है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज श्रीलंका है। चाय की बात कर लेते हैं तो किससे प्राप्त होता है? पौधों की पत्तियों से प्राप्त होता है। चाय दोस्तों याद कर लीजिएगा 3 प्रकार की होती है, काली चाय, हरी चाय और गट्टी चाय। ठीक है। कितने प्रकार की होती है? काली चाय, हरी चाय और गट्टी चाय। चाय 3 प्रकार की होती है। ठीक है। इसे भारत में किसके द्वारा लाया गया था? ब्रिटिशर्स द्वारा लाया गया था। और भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक है। और भारत की बात कर लेते हैं तो असम में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन होता है, उसके बाद पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्यन क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां उष्ण तथा शीत वायुमंडलीय धाराएं मिलती हैं, जहां नदियां सागरों में प्रचुर मात्रा में ताजा जल प्रवाहित करती हैं। सी जहां उष्ण तथा शीत सागरीय धाराएं मिलती हैं। ऑप्शन डी जहां महाद्वीपीय शेल्फ तरंगित होती हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? IAS 2013 का क्वेश्चन है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्यन स्थान कौन है? जहां उष्ण तथा शीत सागरीय धाराएं मिलती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों महत्वपूर्ण फैक्ट मैं बताने जा रहा हूं, गौर से सुनिएगा। क्लियर। जहां उष्ण और शीत सागरीय धाराएं मिलती है वहां जू प्लैंकटन का निर्माण होता है, और जू प्लैंकटन जो है मछलियों का महत्वपूर्ण भोजन होता है। यही कारण है कि इन स्थानों पर मछली पालन सबसे ज़्यादा होता है। क्लियर। नेक्स्ट वन।
क्वेश्चन नंबर 21, पेट्रोलियम उत्पादन की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही आरोही क्रम क्या है? आरोही क्रम यानी सबसे पहले कम को रखना होगा, कम उत्पादक देशों को रखना होगा। क्लियर? आरोही क्रम क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका, ईरान और चीन। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 22, क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? मध्य एशिया, अल्पाइन, कांगो बेसिन, निग्रिटो, कालाहारी, बुशमैन, स्कैंडिनेविया, नॉर्डिक। कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? निग्रिटो, कांगो बेसिन ये सही सुमेलित है। बुशमैन कालाहारी में पाए जाते हैं। नॉर्डिक स्कैंडिनेवियन में पाया जाता है, स्कैंडिनेवियन में पाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी मध्य एशिया अल्पाइन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, अल्पाइन जनजाति कहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों? मध्य यूरोप में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? मध्य यूरोप में आपको अल्पाइन जनजाति देखने को मिलेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, पार्क येलोस्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है कनाडा में, न्यूजीलैंड में, दक्षिण अमेरिका में, यूएसए में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज यूएसए में स्थित है। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ठीक है, और 1978 में येलोस्टोन पार्क को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल घोषित किया जाता है। ये अमेरिका का पहला नेशनल पार्क होता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ओल्ड फैथफुल गीजर। ठीक है, किस राज्य में स्थित है? व्योमिंग राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? व्योमिंग राज्य में स्थित है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 24, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज एबॉरिजिनस के नाम से जाना जाता है। माओरी की बात कर लेते हैं तो ये कहाँ पाया जाता है? न्यूजीलैंड में पाया जाता है। न्यूजीलैंड में पाया जाता है। किकियू कहाँ पाया जाता है? तो आपको केनिया में देखने को मिलेगा। और पापुआन्स कहाँ पाया जाता है? पापुआ न्यू गिनी में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? पापुआ न्यू गिनी में आपको देखने को मिलेगा। माओरी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? न्यूजीलैंड में। एबॉरिजिनस ऑस्ट्रेलिया, किकियू केनिया, और पापुआन्स पापुआ न्यू गिनी में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है दोस्तों? इस सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। यदि सेशन पसंद आ रहा हो, यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाती है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक जाती है। क्लियर? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग एक प्रसिद्ध रेल मार्ग है जो रूस की राजधानी मॉस्को को व्लादिवोस्टोक तक जोड़ती है। क्लियर? और यह कितना किलोमीटर लंबा है? 9,289 किलोमीटर लंबा है। इसके एक छोर से दूसरी छोर तक सफर करने में कितना दिन लगता है? 8 दिन लगता है। दोस्तों, लेनिनग्राड आपको देखने को कहाँ मिलेगा? मॉस्को में देखने को मिलेगा। लेनिनग्राड का है या मॉस्को का है। ठीक है, और यह ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जोड़ती है? लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक जाती है। ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, मेरी वीडियो रात को 8 बजे आती है, जिसमें आपको मिलता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक साइंस और सामान्य ज्ञान। ठीक है, और ये सभी वीडियो रोटेशन वाइज आती है और रात को 8 बजे आती है। इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।